Namaskar, my children. नमस्कार, my dear children. बेटा, आप लोगों ने अभी नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं. नो डाउट द टीचर्स who are teaching you, they all are very much educated, and you people are getting very good knowledge from your institutes. But you have seen one thing, that only 1% candidates get the success. It means the success ratio is very less. As per to the if we will compare the total number of students who are giving the examination with the total number of students are getting uh, success or clearing their examination, even though some of the students are getting 720 out of 720 in NEET examination, but simultaneously if we will see the maximum ratio of the students, they are not getting better results. Why it is so? So, but there is a basic reason. Actually, the teachers who are teaching you are very much educated and they are providing you the best of the best knowledge. But they give you some modules for your own practice. If you will not do your own practice, then you will not get the success in your examination. You will not pass. You will not clear your examination. You will not clear your NEET exam. Even though in board examination, you will get a very less marks. So, my dear children, myself, Mr. Tarun Kumar Asiwal, I am a chemistry teacher and I am here to help you. I am starting one series, Top Institute Module Solution, जिसमें मैं आप लोगों को जो है आपके इंस्टीट्यूट्स के ही मॉड्यूल्स को सॉल्व करेंगे. हम लोग आपके साथ में ही करूंगा, आपके सामने ही करूंगा और आप लोगों को जो है कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप लोग इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, कम टाइम में कर पाएंगे और आप लोगों को सफलता मिलेगी. इस बारे में मेरी तरफ से मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं आएगी और हो सकता है इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिले. लेकिन अगर आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चीज में ध्यान रखना कि आप लोगों को जब वीडियो देखें तो इसे बार बार वीडियो से ही सॉल्व ना करके एक बार तो आप लोग इसे कॉपी पेन से सॉल्व जरूर कीजिए. बिना देखे सॉल्व करना, उसे दो तीन बार रिवाइज करना. अगर आपको दो तीन बार करने के बाद कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तब आप वीडियो को दोबारा से देखें. हर बार मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए वीडियो ना देखें. मेरा एम आपको सिर्फ कम टाइम के अंदर अच्छी से अच्छी रास्ते बताना है, अच्छा वे बताना है ताकि आप लोग आपके एग्जामिनेशन को इजीली निकाल सकें, उसमें आप लोगों का सिलेक्शन इजीली हो जाए. तो मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और आज ही मैंने आपके लिए एलन मॉड्यूल के को सॉल्व करने के लिए ये सीरीज स्टार्ट करी है. पहली सीरीज हमारी एलन मॉड्यूल्स की रहेगी जिसमें हम लोग बिगिनर बॉक्स से स्टार्टिंग करेंगे. उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर को सॉल्व करेंगे और सबसे आखिरी में बेटा इलस्ट्रेशन को करेंगे. इलस्ट्रेशन आपकी बुक में, आपके मॉड्यूल में ऑलरेडी सॉल्व है, इसलिए हम लोग इलस्ट्रेशन को सबसे आखिरी में करेंगे. पहले हम लोग बिगिनर बॉक्स और फिर हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे. तो मैं आज आप लोगों को बिगिनर बॉक्स 1 स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें आज का जो मेरा चैप्टर है वो है बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री.
ओके माय डियर चिल्ड्रन, सो अगर आप लोगों के पास में आपका मॉड्यूल है तो प्लीज आप लोग इसे ओपन कीजिए, और नहीं है तो फिर आप लोग मेरे साथ साथ चलिए। मैं मैक्सिमम आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और फिर भी अगर मान लो किसी कैंडिडेट को अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर 8619998290 पर व्हाट्सएप कर सकता है। मैं आप लोगों को जो है एक इनका पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। इतना ही मैं आप लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। तो बेटा, our first question is, if law of conservation of mass was to hold true, then 20.8 gram barium chloride, 20.8 gram barium chloride on reacting with 9.8 gram H2SO4. So beta, 20.8 gram barium chloride is given to you. H2SO4 9.8 gram is given to you. Barium sulfate you have to calculate, and hydrochloric weight is given to you. That is 7.3 gram. So beta, as you know, according to the law of conservation of mass, total mass of reactant must be equal to the total mass of product. Total mass of barium sulfate must be equal to the total mass of reactant minus total mass of hydrochloric acid, only hydrochloric acid. In this equation, you can see that the 1 mole of barium chloride when react with 1 mole of sulfuric acid, then it provide 1 mole of barium sulfate and 2 mole of hydrochloric acid. You can see the mass of hydrochloric acid is 7.3, बेरियम क्लोराइड का 20.8 है और H2SO4 का 9.8 है। तो अगर आपको बेरियम सल्फेट का मास निकालना है तो आप रिएक्टेंट के मास में से HCl के मास को माइनस कीजिए, 7.3 को माइनस कर दीजिए आप, देन यू विल गेट द 23.3 ग्राम। so this is the correct answer of barium sulfate. Okay बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 4.8 gram KClO3 when heated produced 1.9 gram oxygen and residue KCl left behind 2.9 gram. Okay, तो क्वेश्चन था, जो ऑक्सीजन है ये बेटा 1.9 ग्राम थी जो एटमॉस्फेयर में चली गई, नो इश्यू। और KCl जो है इसका जो वेट आ रहा है वो 2.9 ग्राम के लिए है। KClO3 का जो वेट गिवन है दैट इज 4.8 ग्राम। If you will see that the total weight of product is equal to 4.8 gram and the mass of KClO3 is given to you that is equal to 4.8 gram. It means the total mass of reactant is equal to the total mass of product. Okay, my dear children. तो यहाँ कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So this is the correct answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है. What mass of NaCl would be decomposed by the 98 gram H2SO4 if 120 gram of NaHSO4 and 27.5 gram HCl are produced in a reaction, assuming the law of conservation of mass is true? Yes, beta. You can see that the mass of NaCl is equal to X. H2SO4 mass of H2SO4 is equal to 98 gram. Mass of NaHSO4 is equal to 120 gram. Mass of HCl is equal to 27.5 gram. So the mass of NaCl would be mass of X plus 98, ये दोनों है हमारे पास, और ये प्रोडक्ट के मास के बराबर है. तो you have to calculate the mass of NaCl must be equal to the 120 plus 27.5 minus 98. Then the correct answer will be 49.5 gram. Now the question number 4, सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ये पूछ रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस किन किन मेथड से बन सकती है. तो सबसे पहला जो इसने मेथड हमें दिया है ना बेटा, वो दिया है बेटा बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन. बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन, ठीक है. और सेकंड मेथड जो ये दे रहा है उसे देखते हैं क्या कहना है. रिएक्टिंग
सोडियम सल्फाइड reacting sodium sulfide with H2SO4, तो बेटा Na2SO3 क्या होगा ये? प्लस H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O plus SO2। यस बेटा, तो देखो आप लोग देख सकते हो कि इधर भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। थर्ड इक्वेशन ये कह रहा है हीटिंग कॉपर विथ कंसंट्रेट H2SO4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखो, अगर आपने कॉपर प्लस H2SO4 अगर आप इससे रिएक्शन करवाओगे ना बेटा, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो कॉपर की अगर आप H2SO4 से करवाओगे तो कॉपर सल्फेट भी बनता है, साथ में H2O भी बनता है और साथ में SO2 भी बनता है। ध्यान रखना ये आप लोगों के लिए। तो यहाँ अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो इधर भी आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है, सेकंड इक्वेशन में भी मिल रहा है, थर्ड इक्वेशन में भी मिल रहा है। चलिए अब ये कह रहा है मेन चीज मुझे समझिए कि साहब ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है? तो देखो मेन चीज को समझना कि यहाँ जो प्रोडक्ट है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब 1 मोल सल्फर और 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। अब मेथड चाहे आपने फर्स्ट वाला लिया, चाहे सेकंड वाला लिया, चाहे थर्ड वाला लिया, बट जो एलिमेंट्स का जो रेशियो आ रहा है वो तो फिक्स है, वो तो चेंज हो नहीं रहा। इसका मतलब आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लॉ जो फॉलो हो रहा है बेटा वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ? फिर आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पर। मैं एक बिगिनर बॉक्स का एक वीडियो बनाऊंगा और एक्सरसाइज के 2 से 3 बनाऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में उसे करना पड़ेगा। फिर देखो ये कह रहा है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय द पेयर ऑफ कंपाउंड्स। अब कौन कौन से कंपाउंड्स ये दे रहा है हमारे को, आप उनको देखो। एक तो ले रहा है बेटा सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड। सेकंड ये ले रहा है वाटर एंड हैवी वाटर। थर्ड थर्ड ले रहा है बेटा ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 एंड SO3, ठीक है। और फोर्थ आपको ये बोल रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो बेटा बात किसकी कर रहा था ये, बात कर रहा था ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अभी आपने एक ले लिया एलिमेंट ए और एक ले लिया एलिमेंट बी, तो उससे दो तीन तरीके के प्रोडक्ट बन जाएंगे। मान लो ए बी बन गया, मान लीजिए AB2 बन गया, या मान लो A2B बन गया,
या मान लो A2B3 बन गया। इस तरीके से मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। लेकिन किसी एक एलिमेंट का मास को अगर आप फिक्स मान लोगे, तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा वो एक प्रॉपर रेशियो के अंदर में आएगा। लेकिन इसका सेंस ये नहीं है कि थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट कभी भी नहीं आएगा। दो एलिमेंट की रेशियो की बात करें तो दो ही एलिमेंट आएंगे, तीसरा एलिमेंट उसमें नहीं आ सकता। अब आप यहां देखो कि आपके पास में जो इक्वेशन आ रही है यहाँ पर, उनको चीजों को समझना कि आपके पास में इधर आ गया NaCl, एक आ रहा है इधर NaBr, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ब्रोमीन आ गया हमारे पास में। क्लियर। इधर देखो वाटर एंड हैवी वाटर। बेटा वाटर का फॉर्मूला आता है हमारे पास में H2O, और हैवी वाटर का फॉर्मूला आता है D2O। तो यहां पर भी देखो क्या हो गया, हाइड्रोजन का आइसोटोप अलग हो गया। तो इसका मतलब इधर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होगा। यहाँ देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर आपके पास में हाइड्रोजन अलग आ गया। तो अल्टीमेटली फिर ऑप्शन कौन सा मिला आपको, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। केवल यही एक दो कंपाउंड ऐसे हैं जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या चीज देखनी है हमारे को, तीसरा एलिमेंट ना आ जाए। क्लियर है। अब आ जाओ हमारे पास में वापस अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द पेयर सैट illustrated the law of reciprocal proportion। बिल्कुल बात सही है। अब देखो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को भी पहले समझ लो आप लोग एक बार। क्या है, एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी और तीसरा एलिमेंट है सी। बेटा ए सी के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा, ए बी के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएगा, और बी सी के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर है। अब इसके लॉ की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना भाई, आपके पास में एक कंपाउंड में ए और सी आएगा, दूसरे में बी और सी आएगा, तीसरे में ए और बी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ए बी के साथ में ही एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, या ए सी के साथ में ही एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है। ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, कंपाउंड एक एक ही बनेगा। अब आपको यहाँ पर इन्होंने जो फर्स्ट ऑप्शन दिया, वो दिया बेटा आपको PCl3 दे दिया, और HCl दे दिया, और HBr दे दिया। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन तो यही गलत हो गया हमारे पास, क्योंकि आपके पास तीन एलिमेंट होने चाहिए थे और एलिमेंट हो गए यहाँ पे चार। ब्रोमीन आपके पास एक्स्ट्रा में आ गया, इसका मतलब ये नहीं आएगा। अब सेकंड ऑप्शन को आप आ जाओ, वाटर, नहीं एक मिनट, PH3 P2O3 और P2O5। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा था भाई, ए आपका सी के साथ मिलकर एक ही कंपाउंड बनाएगा, एक से ज्यादा कंपाउंड नहीं बनाएगा। आपने ये देखो फास्फोरस ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर P2O3 बनाया, लेकिन फास्फोरस ने वापस ऑक्सीजन के साथ मिलकर P2O5 भी बना लिया। इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन भी आपके पास क्लियर नहीं होगा। अब आप आ जाओ थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, PH3 P2O3 और H2S, PH3 P2O3 और H2S। अब यहां पर भी देखो चौथा एलिमेंट आ गया ना आपके पास, सल्फर। इसलिए ये वाला जो है ऑप्शन, ये भी आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेगा। फिर आप आ जाओ चौथे क्वेश्चन, चौथे ऑप्शन की ओर। चौथे ऑप्शन में आपको दे दिया PH3 दे दिया, आपको P2O5 दे दिया, और आपको H2O दे दिया। यस, ये फॉलो करेगा। क्यों करेगा, देखो इसको समझना। आप चेक कर लो, आपका ट्रायंगल बनना चाहिए। मेन चीज क्या है कि ट्रायंगल बनना चाहिए। ये फास्फोरस है, ये हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन है।
इन्होंने जब बनाया तो इधर को इन्होंने बना लिया बेटा P2O5, इधर इन्होंने बना लिया PH3 और इधर इन्होंने बना लिया H2O। आप लोग चेक कर सकते हो, केवल यही एक बन रहा है, बाकी किसी में भी ये चीज फॉलो नहीं हो रही। इसलिए केवल ऑप्शन नंबर 4 ही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। 1 liter nitrogen combine with 3 liter hydrogen to form 2 liter of ammonia। ओके बेटा, तो देखो इक्वेशन गिवन इज N2 plus 3H2 gives 2NH3। दिस इज वन, आप ऐसे समझो, 1 volume of nitrogen react with 3 volume of hydrogen gives 2 volume of ammonia। okay my dear children, अब बात को समझना यहाँ पर कि अगर आपको इसका 1 लीटर गिवन है तो इसका 3 लीटर होगा और इसका 2 लीटर होगा। तो ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा बेटा? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्लियर बेटा? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ml ईच ऑफ ऑक्सीजन, अमोनिया एंड CO2 एट STP। आपके पास इक्वेशन दे दी, ऑक्सीजन दे दिया, CO2 दे दी और आपको दे दिया थर्ड NH3। 100 ml है, 100 ml है और ये भी है 100 ml। देखो क्या कहा था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस अगर हो और उनका वॉल्यूम अगर आप बराबर लोगे तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा बराबर है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल when two or more gases are kept at the same temperature and pressure। clear? If their volume are equal, so the volume of oxygen is equal to the volume of carbon dioxide is equal to the volume of ammonia। clear? And these all three gases are kept at standard temperature and pressure, that is why their number of molecules must be equal। okay बेटा, तो कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पर? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यहाँ पर तीनों गैसों के मॉलिक्यूल बराबर बराबर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर वापस, है ना? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अमंग द फॉलोइंग पेयर विच इलस्ट्रेटेड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, समझना। आपके पास में पहला ऑप्शन दिया है NH3 और HCl, दूसरा ऑप्शन दे दिया H2S सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन दे दिया CuO और Cu2O और फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है कार्बन डाई सल्फाइड और FeSO4। देखो मैंने क्या कहा था आपको कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कभी भी अगर होगा तो दो एलिमेंट को ही आप लोग चूज करोगे, या तो दो एलिमेंट को चूज करो या दो कैटायन और एनायन को चूज करो, यानी एक कैटायन और एक एनायन, बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे मान लो अभी आपने सोचा कि सर FeSO4 है तो Fe2SO4 होल थ्राइस भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो आपके पास में NH3 आ गया और HCl आ गया, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि कैटायन एनायन अलग अलग हो गए।
सेकेंड ऑप्शन H2S और SO2, ये भी नहीं होगा। इधर हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, तो ये भी आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में नहीं आएगा। CuO और Cu2 बिल्कुल ये आएगा और ये नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारे बिगनर बॉक्स 1 का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? Irrespective of the source, pure sample of water always yields, pure sample of water always yield 88.89%, 88.89% of oxygen and 11.11% हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि सर सोर्सेस से कोई सा भी ले लो, ये कह रहा है irrespective of the sources, pure sample of water always yield 88.89% of mass of oxygen। ठीक है, अब आपके पास में ये आया, तो ये कौन सी, ये स्टेटमेंट किस तरीके का लॉ कह रहा था कि भाई सोर्सेस कोई सा भी ले लो और एलिमेंट्स का रेशियो सेम रहेगा? ये कह रहा था आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, नो मैटर व्हाट द मेथड इज। तो आपके पास में इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। So the last option, law of constant proportion is correct। ठीक है, यही लॉ यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो इन दिस सीरीज आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बिगनर बॉक्स 1 सॉल्व करवाया। अगली क्लास में आप लोगों को बिगनर बॉक्स 2 की लूंगा एंड आई होप दैट दिस क्लास इज वेरी मच यूजफुल टू यू। आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रही होगी। और अब आप लोग इन वीडियोस को एक बार देखना, दोबारा, तिबारा, तीसरी बार, चौथी बार आप लोग इन क्वेश्चंस को बिना देखे सॉल्व करना। बिना देखे जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। बार बार वीडियो देखने से और उसी से आप सॉल्व करोगे तो उससे नहीं आएगा। अपनी खुद की मेहनत आपको लगानी है आपको। क्लियर? तो इसी विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छी तैयारी करोगे, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, मैं मेरी क्लास को आज यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अगली क्लास के लिए आपसे फिर से मुलाकात होगी।